हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इस ऐसे ही ट्रिक्स के साथ और एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा टॉपिक के बारे में कि कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं आज हम फीचर स्केलिंग। ठीक है, तो फीचर स्केलिंग क्या है? प्री प्रोसेसिंग जो पार्ट होता है अपना, उसका एक हो सकता है अपने एक स्टेप है। ठीक है, तो ये क्या नेसेसरी है या नहीं है फॉर एवरी मॉडल? एवरी मॉडल मीन्स यदि आप डिसीजन ट्री बना रहे हो तो अपन को फीचर स्कैनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यदि आप रिग्रेशन मॉडल बना रहे हो तो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये चीज को पहले जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में अपन कंक्लूजन भी निकालेंगे कि कब अपन को अप्लाई करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि ये जो फीचर स्केलिंग पार्ट है, ठीक है, फीचर स्केलिंग पार्ट आता है वो किस में आता है? अपने प्री प्रोसेसिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो वी ट्राई टू चेंज द डेटा इन सच ए वे द मॉडल कैन प्रोसेस इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अपन हमेशा ही ट्राई करते हैं कि अपने मॉडल को अच्छे से अच्छा डेटा दे। अपन हमेशा ध्यान रखना, यदि मॉडल को आप गार्बेज डेटा दोगे तो आपको गार्बेज जैसा मॉडल मिलेगा। यदि आप मॉडल को बहुत अच्छा डेटा दोगे तो आपको बहुत अच्छा मॉडल मिलेगा। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि जितना अच्छा अपन डेटा देंगे उतना ही अच्छा अपन को मॉडल मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं कि फीचर इंजीनियरिंग एक क्रिटिकल स्टेप इन द बिल्डिंग एक्यूरेट एंड इफेक्टिव मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, ये सेम बात है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ थी कि फीचर स्केलिंग इज ए क्रिटिकल स्टेप इन द बिल्डिंग एक्यूरेट एंड इफेक्टिव एल्गोरिथम। ठीक है, सो 1 मिनट या सो वन की एक्सपेक्ट ऑफ फीचर इंजीनियरिंग इज स्केलिंग। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जब अपन फीचर स्केलिंग करते हैं या फीचर इंजीनियरिंग करते हैं तो बेसिकली हम क्या करेंगे, उसमें स्केलिंग करेंगे। और स्केलिंग के भी टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मलाइजेशन, एक होता है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, सो विच इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू मेक इट मोर सुटेबल फॉर मॉडल। ठीक है, अगेन वही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अपना क्या करते हैं कि जब भी अपन स्केलिंग करते हैं, क्यों करते हैं कि मॉडल के लिए अपने एक ऐसा डेटा बना दे, सुटेबल डेटा बना दे जो कि मॉडल के लिए बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू ए बेटर वर्जन। ठीक है, तो इसके बारे में आगे भी बता रहा हूं मैं, आगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस टेक्निक कैन हेल्प टू इम्प्रूव द मॉडल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मैं आगे इसको कंपेयर करके बताऊंगा कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मॉडल परफॉर्मेंस कैसे होती है। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि जब भी अपन है ना स्केलिंग अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी चीजें जिसका इम्पैक्ट कम हो जाता है और मॉडल मिसगाइड नहीं होता। ठीक है, मॉडल भी एक इंसान की तरह ही सोचता है। ठीक है, अपन एक ब्रेन ही तो बनाते हैं मशीन लर्निंग में अंदर। तो वो क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्ट को कैप्चर नहीं करे, इसलिए अपन फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, तो लाइक वी कैन सी हियर द टेक्निक कैन बी हेल्प improve द मॉडल परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ आउटलायर्स। ठीक है, इससे इम्पैक्ट आउटलायर्स का इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। ठीक है, इंश्योर दैट डेटा इज ऑन द सेम स्केल। अगेन, अपन अपन सेम स्केल में लाने के लिए ही तो अपन स्केलिंग कर रहे हैं। स्केलिंग मतलब एक पर्टिकुलर थिंग, मतलब रेंज में लाना या एक पर्टिकुलर स्केल पे लाना। ठीक है, वो तो बात आती है व्हाट इज द स्केलिंग, नहीं व्हाट इज द फीचर स्केलिंग। ठीक है, तो फीचर स्केलिंग इज द डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक टू। ठीक है, अब ये वाला चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। फीचर स्केलिंग इज द डेटा pre-processing technique used to transform the value of feature or variables into a data set to a similar scale। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिमिलर स्केल को अंडरलाइन भी कर रखा है। ठीक है, तो टू द सिमिलर स्केल। नाउ द पर्पज is to ensure that all feature contribution equal to the model and avoid the domination। 1 मिनट, ये लोडिंग नहीं हुआ क्या?
डोमिनेशन ऑफ फीचर विथ लार्ज स्केल। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, जैसे सपोज करो अपने पास दो फीचर्स है, एक फीचर फर्स्ट F1, एक फीचर है F2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू लार्ज है, लार्ज मतलब इसके लाखों में है। ठीक है, और इसकी मान लो केवल हंड्रेड्स के अराउंड है। ठीक है, ये उसके नीचे नीचे है, बिलो है। ठीक है, तो यदि इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये कितना इंपोर्टेंट रख रहा है, तो इसकी वैल्यू हाई आएगी। ओबियसली हाई आएगी जब रेंज हाई है। ठीक है, और इसकी वैल्यू लो आएगी क्योंकि ये हंड्रेड के बिलो बिलो है। ठीक है, तो यदि इसकी वैल्यू कम आएगी तो मॉडल क्या समझेगा कि इसका इंपोर्टेंस कम है। जबकि इंपोर्टेंस यदि आप स्केल में देखोगे, तो यदि मान लो इसका 0.8 आ रहा है, ठीक है, 10 की रेंज ले रहा हूँ और इसका 100 है, तो इसका मान लो आपको 60 आ रहा है। ठीक है, यदि ये सेम स्केल में होता तो ये 0.6 ही होता और ये 0.8 होता। ठीक है, मतलब 80% इंपोर्टेंट एफ टू फीचर्स होता अपने, और 60। पर हुआ क्या कि ये इसका स्केल ज्यादा था तो ये 60 हो गया और ये 0.8 रह गया। तो अब F1 को इम्पोर्टेंस देगा, जबकि मॉडल अपना मिसकंसेप्ट सीख चुका है यहाँ पे। तो हमेशा क्या करेंगे हम कि उसको स्केलिंग करेंगे ना, यदि मॉडल को तो सॉरी, मॉडल से पहले प्री प्रोसेसिंग में, तो वो मिसकंसेप्ट नहीं सीखेगा। ठीक है, अब इसके बहुत सारे ऐसे मॉडल है जो केवल डिस्टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, उनके बीच में पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे तो ये मतलब इंपोर्टेंस हो गया कि अपन को स्केलिंग करना पड़ेगा। पर ऐसे मॉडल भी होते हैं जिनके लिए डिस्टेंस वो यूज करते ही नहीं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है डिस्टेंस से। तो वो चीज आप अपन आगे देखेंगे कि कौन से ऐसे मॉडल है जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो फीचर स्केलिंग बिकम ए नेसेसरी। ठीक है, when dealing with data sets content feature that have different range। ठीक है, डिफरेंट रेंज, या मैं भी अपन बोल सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि अपन क्या करेंगे कि वेरिएशन इन फीचर वैल्यू कैन लीड टू बायस मॉडल परफॉर्मेंस और डिफिकल्ट टू ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो ये चीज मैंने पहले बता दी कि यदि अलग अलग स्केल होगा तो एक तो वो मॉडल बायस हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंस जो लार्ज वाला फीचर्स है या वैल्यू है, जिसमें लार्ज वाला फीचर्स वैल्यूज है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल इक्वल चांस मिलना चाहिए, उसके बाद उसको लर्न करना चाहिए कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो या अब अपन बात करेंगे यहाँ पे, देर आर सर्वल कॉमन टेक्निक फॉर फीचर स्केलिंग, जो कि मैंने ऊपर भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, जैसे इसमें पर क्या होती है, एक तो स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ठीक है, एक टेक्निक होती है नॉर्मलाइजेशन, एक होती है मीन स्केल स्केलिंग, एक होता है रोबट स्केलिंग। ठीक है, रोबट स्केलिंग, एक होता है एब्सोल्युटली मैक्सिमाइज स्केलिंग। ठीक है, तो ये अप्लाई करने का मतलब क्या है, अप्लाई करने का मतलब है दीज मेथड एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट द फीचर वैल्यू while preserving their relative relationship and distribution। ठीक है, ये एडजस्ट तो करता है वैल्यू, पर उनके मतलब जो रिलेशन था, मतलब दोनों फीचर्स के बीच में, उसको मतलब सेप रखता है। ऐसा नहीं कि भाई आपने चेंज कर दिया तो वो चेंज हो जाएगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप या डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कमी नहीं आती है या कोई चेंजेज नहीं आता। ठीक है, तो बाई अप्लाइंग दिस फीचर स्केलिंग एंड डेटा सेट फीचर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म टू ए मोर कंसिस्ट स्केल। ठीक है, मेकिंग मेकिंग इट इजियर टू बिल्ड ए एक्यूरेट एंड इफेक्टिव मशीन लर्निंग मॉडल, converge and prevent content features from overshadowing other based solely on the magnitude। ये चीज मैंने ऊपर बता दी है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, वाई शुड वी यूज फीचर स्केलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है और आपको जानना भी जरूरी है। ठीक है, वाई शुड बी यूज फीचर स्केलिंग। तो सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सेंसिटिव टू फीचर स्केलिंग while other are इनवेरिएंटली वर्चुअली इनवेरिएंट। ठीक है, इसका कहने का मतलब कुछ एल्गोरिदम ऐसे है जो फीचर स्केलिंग के लिए सेंसिटिव है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो कौन से ऐसे मॉडल्स है जो कि फीचर स्केलिंग के लिए सेंसिटिव है, तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऐसे मॉडल जो ग्रेडियंट डिसेंट बेस्ड एल्गोरिथम को यूज करते हो। आपने देखा होगा डीप लर्निंग के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, कि हम एक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम लेते हैं। ये होता है क्या, ये होता है ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। ठीक है,
तो जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लाइक लीनियर रिग्रेशन वो ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वो अपने ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करती है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क करता है ये पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये भी अपने ग्रेडियंट बेस्ड एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट ए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक रिक्वायर्ड डेटा टू स्केल, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप ग्राफ, ऐसा आपने ग्राफ देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एक्स मतलब इनपुट, ये अपने कोस्ट फंक्शन का हम बोल सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। और एफ एक्स मीन्स आउटपुट बेस्ड ऑन द अक्ष, ठीक है। और एल आर मीन्स लर्निंग रेट, दिस वन, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि ये एक इनिशियल वेट है, पर इंक्रीमेंटल स्टेप्स है कुछ यहाँ पे, मतलब ये कितनी स्टेप से नीचे जाएगा, ठीक है, या फिर कितनी स्टेप से ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इधर कई बार इधर आ जाए तो इधर जाएगा, कभी इधर से इधर आएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स ना, ये भी बेस्ड करता है अपने फीचर स्केलिंग फीचर्स की वैल्यूज पे, ठीक है। तो ये बता देता हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हो द प्रेजेंस ऑफ फीचर वैल्यू एक्स, एक्स मीन्स दिस वन इनपुट, ठीक है, इन द फॉर्मूला विल अफेक्ट द स्टेप साइज ऑफ द ग्रेडियंट डिसेंट। स्टेप साइज मतलब वो कितने से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। द डिफरेंस इन द रेंज ऑफ फीचर विल बी डिफरेंट स्टेप साइज फॉर ईच फीचर, ठीक है। जब अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग स्टेप साइज होगी, ठीक है, तो उसको लोकल मिनिमम तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो अपन को क्या करना है कि अपन फीचर स्केलिंग को एक ही रेंज में लेके आ जाएंगे, तो कन्वर्ज जल्दी होगा, ठीक है। इसलिए अपन जो भी ग्रेडियंट डिसेंट से रिलेटेड बेस एल्गोरिथम है, उसके लिए अपन को स्केलिंग करनी ही चाहिए हमेशा, ठीक है। इंश्योर दैट ग्रेडियंट डिसेंट मूव स्मूथली टुवर्ड द मिनिमा एंड स्टेप फॉर ग्रेडियंट डिसेंट आर अपडेट at the same rate of all the features. So we scale the data before feeding into the model, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो मैंने इसको हाईलाइट भी किया, वी स्केल द डेटा बिफोर फीडिंग इनटू द मॉडल, किस टाइप के, जो ग्रेडियंट बेस के रिलेटेड मॉडल होते हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको पढ़ना जरूरी है और इसको याद रखना जरूरी है। हैविंग फीचर ऑन द सिमिलर स्केल कैन बी हेल्प द ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्ज मोर क्विकली टुवर्ड द मिनिमा, ये मैंने बोला था, ठीक है। तो इसलिए अपन को हमेशा ग्रेडियंट बेस से रिलेटेड जितने भी मॉडल यूज कर रहे हैं, तो उसमें अपन को फीचर स्केलिंग करनी चाहिए। अब इसको समझाने के लिए मैं देखता हूँ कि यदि अपने पास कोई कोई फीचर्स मान लो, ठीक है, विदाउट फीचर स्केलिंग वो क्या करेगा, ग्रेडियंट डिसेंट कैलकुलेशन एज द पार्शियल कन्वर्जेशन डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच पैरामीटर, ये अपन करते हैं, ठीक है। देखो ये रहा पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं अपन हर एक फीचर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इफ फीचर आर डिफरेंट स्केल देन ग्रेडियंट कैन हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंस मैग्नीट्यूड, ये मैंने ऊपर बता दिया। मैथमेटिकल इक्वेशन ये है, ठीक है, और मेटा पैरामीटर। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक लर्निंग रेट भी है, द चॉइस ऑफ लर्निंग रेट बिकम क्रुशियली, become crucially large large gradient in the some direction can lead to over shooting while small gradient can cause the slow conversion। यदि अपन हाई लर्निंग रेट हो जाएगी या फिर लो बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, तब तो यदि लो हो जाएगी तो अपन को कन्वर्जेशन तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है कभी पहुंच ही नहीं पाए। या फिर ओवर शूटिंग में यदि अपन की लर्निंग रेट ज्यादा हो गई, तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, वो जंपिंग करेगा, एक्सप्लोड करेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ दे सकते हैं कोस्ट फंक्शन द कॉन्ट्योर, ठीक है, द कोस्ट फंक्शन कॉन्ट्योर में बी इनोरेट इज स्क्यूड लीड टू स्लो कन्वर्जेशन, ठीक है। मैथमेटिकली कैन द कोस्ट फंक्शन पैरामीटर, ये चलो ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। अब क्या अपन ने विथ फीचर स्केलिंग से ग्रेडियंट डिसेंट में क्या डिफरेंस आता है, gradient descent ensure that all features have similar scale, ठीक है। gradient are more balanced and update rule become more consist across the features, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि लर्निंग रेट का इम्पैक्ट क्या रहेगा, फीचर स्केलिंग अलाउ अस फॉर मोर रोबस्ट एंड कंसिस्ट चॉइस ऑफ द लर्निंग रेट, ठीक है। द एल्गोरिथम इज द लेस सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ लर्निंग रेट एंड कन्वर्ज इज द जनरली फास्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोस्ट फंक्शन में क्या होगा, स्केलिंग रिजल्ट इन द मोर सेमेंटिक एंड वेल कंडीशनल कोस्ट फंक्शन लेंड स्केल, ठीक है। इतने सारे ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप एक वीडियो नहीं देख लोगे कि अपन जो नया अपडेट अपडेट है,
ठीक है, वेट्स में वो कैसे निकालते हैं, तो ये उसके बारे में। तो ये है इन बोथ केस द गोल इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन, ये तो अपना गोल होता ही है मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन में, ठीक है। तो हाउ आवर फीचर स्केलिंग एयर टू क्रिएट ए मोर स्टेबल एंड इफिशिएंट ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस बाय द एड्रेसिंग इशू related to varying scale among the features. ठीक? The mathematical expression for the update rule and cost function remain the same, but the impact of the feature scaling become evident in the improved conversion and scaling of the algorithm. तो ये चलो आपको तो इतना याद रखना है, इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती है, तो कि जो भी अपने पास है ग्रेडियंट बेस ग्रेडियंट डिसेंट बेस एल्गोरिथम है उनमें हमें स्केलिंग करनी होती है, ठीक है। दूसरी कौन सी एल्गोरिथम है जिसके अंदर अपन को स्केलिंग करना जरूरी है, वो है डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम। मैंने अभी भी बताया था कि यदि एक एक फीचर बहुत ज्यादा रखेगा वैल्यूज, एक बहुत कम रखेगा, तो आप उसको एक बार डिनोट करके देखना, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में कितना हाई उनके बीच में वो मीन्स डिस्टेंस आएगी, ठीक है। जबकि अपन उसको रिड्यूस करके हम बहुत छोटे स्केल में भी उसको हम काउंट कर सकते हैं, जबकि वो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे कौन से एल्गोरिथम है जो डिस्टेंस बेस्ड है, ठीक है, जैसे केनन, के नियरेस्ट नेबर नेबर, ठीक है, ये केनन इक्विवेलेंट डिस्टेंस यूज करता है। केन मींस क्लस्टरिंग, ये आल्सो डिस्टेंस बेस्ड है। एसवीएम आपको पता है मार्जिन करने के लिए, और सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो भी डिस्टेंस यूज करती है। तो इससे में भी अपन को स्केलिंग करना जरूरी हो जाता है। हाँ, ये जो है ये मोस्ट इफेक्टिव बाय द range of the features. This is because behind the scene they are using distance between data point to determine their similarity. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल भी लिया है कि एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट नंबर, उनकी सीजीपीए और सैलरी, ठीक है। तो ये देखो आप कितनी छोटी रेंज में, ठीक है, सीजीपीए, और आप देख सकते हो सैलरी कितनी रेंज में, बड़ी रेंज में। तो बोथ फीचर है डिफरेंट स्केल, ठीक है। देयर इज द चांस दैट हायर वेटेज इज गिवन टू फीचर विथ हायर मैग्नीट्यूड। हो सकता है कि मतलब जिसका हायर है, इसका है, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दे वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल विल बी इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। ऑब्वियसली वी डू नॉट वांट टू आवर एल्गोरिथम टू बी बायस टुवर्ड द फीचर, बायस मींस का एक तरफ की ज्यादा पक्ष नहीं ले वो, ठीक है। देयरफॉर वी स्केल आवर डेटा बिफोर अप्लाइंग ए डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम सो दैट ऑल द फीचर्स कंट्रीब्यूशन इक्वली टू द रिजल्ट। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ये इसीलिए तो अपन वो करते हैं स्केलिंग। आफ्टर फीचर स्केलिंग मैंने यदि उन दोनों फीचर्स पे फीचर स्केलिंग कर दी, तो अब आप देख सकते हो ये अराउंड दोनों सेम स्केल में है, ठीक है। अब अपन यदि देखते हैं कि यदि इनके बीच में अपन वो निकाल के देखते हैं, डिस्टेंस निकाल के देखते हैं, तो डिस्टेंस बी फॉर स्केलिंग, तो आप देखो 40 इन दोनों के बीच में निकाल रहा हूँ मैं, ए बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है। तो 40 - 60 और 3 - 3, तो यहाँ पे 20 आया। डिस्टेंस बी फॉर बी सी, तो 40 - 40 एंड 4 - 3, तो यहाँ 1 आया। पर डिस्टेंस आफ्टर द स्केलिंग आप देख सकते हो 2.6, एंड यहाँ पे देख सकते हो 1.59। तो यहाँ पे जब अपन ने स्केलिंग नहीं की थी, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देख सकते हो कितनी हाई है, 20x हाई है। जबकि रियलिटी में क्या था, 5.69, ये अराउंड टू, यदि अपन इसको 1.6 माने और इसको, तो ओनली 1 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी होता है, ठीक है। ट्री बेस एल्गोरिथम, अब ट्री बेस्ड एल्गोरिथम के लिए स्केलिंग जरूरी है या नहीं, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ट्री बेस्ड एल्गोरिथम या फिर असेंबल मॉडल या फिर जो रैंडम फॉरेस्ट है, ये कभी भी इंटरनली जो डिस्टेंस है उसको यूज का नहीं करते, ठीक है। तो ट्री बेस्ड एल्गोरिथम ऑन द अदर हैंड आर फेयरली insensitive to the scale of that feature. Think about it. A decision tree only split a node based on the single feature. ठीक है, वो कोई डिस्टेंस के बेस पे तो कोई स्प्लिट करता नहीं है। इसका आप एक बार इंटरनल प्रोसेस देखना, वो डिस्टेंस यूज करता ही नहीं है। द डिसीजन फ्री स्प्लिट ए नोड ऑन द फीचर दैट इंक्रीज द होमोजीनिटी ऑफ द नोड, ठीक है। ये प्रोसेस होता है उसको बढ़ाने का, ठीक है। तो अदर फीचर डू नॉट इन्फ्लुएंस द स्प्लिट ऑन द फीचर्स, so the remaining feature have virtually no impact on the split. This is what make them invariant of the scale of the features. So ये तो हो गया अपने पास कि भाई कौन कौन से पे इम्पेक्ट करते हैं और कौन से पे इम्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज ए नॉर्मलाइजेशन,
ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इज द डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक यूज टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द फीचर इन ए डेटा सेट टू कॉमन स्केल, ठीक है। तो दिस इज अगेन स्केलिंग प्रोसेस, ठीक है। दिस इज डन टू facilitate data analysis and modeling, and to reduce the impact of different scale of data accuracy of the machine learning and model, ठीक है। इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग टेक्निक इन विच वैल्यू आर शिफ्टेड एंड रिड्यूस सो दैट एंड अप रेंजिंग बिटवीन 0 to 1, इट इज ऑल्सो नो मिन मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो मिन मैक्स वैल्यू के नाम से भी अपन नॉर्मलाइजेशन को बोलते हैं, और अपन देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू हो गई अपनी प्रेजेंट वैल्यू एंड उस फीचर्स की मिनिमम वैल्यू, उस फीचर्स की मैक्सिमम वैल्यू, सबट्रैक्ट माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। दिस ड्रॉबैक ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज द सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स। इसमें आउटलायर सॉरी आउटलायर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ये सेकंड टेक्निक है ना। स्टैंडर्डाइजेशन इज अनदर स्केलिंग मेथड वेयर द वैल्यू आर सेंटर अराउंड द मीन विथ ए यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो दो चीज आप स्टैंडर्डाइजेशन में याद रखना कि हम क्या करते हैं, मीन तो हो जाता है अपना 0, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हो जाता है अपना यूनिट, यूनिट मींस 1, ठीक है। दिस मींस that mean of the attribute become 0 and the resultant distribution has unit standard deviation। तो आप देख सकते हो इसको जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसको। तो इसका इसका क्या हुआ, अक्स वो वैल्यू माइनस म्यू मींस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नाउ standardization does not have a boundary range, so even if we have outliers in your data, they will not be affected by the standardization। तो आप देख सकते हो कि यदि अपना ये ओरिजिनल डेटा है तो नॉर्मलाइजेशन किया तो ये 0 से 1 के बीच में आ गया यहाँ पे, पर अपन ने स्टैंडर्डाइजेशन किया, इसका मतलब अपना मीन तो हो गया 0, मतलब मीन ये वाला, ठीक है, और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, वो गया 1, मतलब इसका फर्स्ट डेविएशन में ही ये समझ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, ये अपना ओरिजिनल एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा को अपन ने जब नॉर्मलाइजेशन किया तो वो 0 से 1 के बीच में आ गया, बट यहाँ पे जब अपन ने स्टैंडर्डाइजेशन किया तो उसका मीन तो 0 हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो गया, 1 यूनिट, ठीक है। नाउ बिग क्वेश्चन इज व्हेन शुड वी यूज नॉर्मलाइजेशन एंड व्हेन शुड वी यूज स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। पहले तो अपन यही कर रहे थे, स्केलिंग का भी यूज करना चाहिए। अब अपने पास सबसे बड़ा तो ये हो गया कि अपने पास दो टेक्निक्स होती है, मोस्टली दो टेक्निक्स होती है, तो उनमें से कौन से यूज करें और कब करना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कंपैरिजन के हिसाब से बताता हूँ। नॉर्मलाइजेशन, री स्केल वैल्यू टू रेंज बिटवीन 0 to 1। जब आपको आपको जब वैल्यू जो फीचर्स है उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लानी है तो नॉर्मलाइजेशन करो। और यदि आप चाहते हो कि मेरी फीचर्स की वैल्यू अराउंड लाइक मीन अराउंड मीन हो, ठीक है, मीन मतलब 0 के पास हो और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो, ठीक है, तब आपको स्टैंडर्डाइजेशन यूज करना चाहिए, ठीक है। पर इससे पहले आपको एक ग्राफ भी प्लॉट करना चाहिए जिस पिक्चर पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो। जैसे व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा इज अननोन और नॉट गॉसियन, यदि गॉसियन का मतलब होगा जो बेस साइज का कर्व यदि नहीं बना रहा है, अपना पिक्चर नहीं बना रहा है, ठीक है, तब अपन को नॉर्मलाइजेशन यूज करना चाहिए। और यदि अपना कर्व है समथिंग समथिंग कर्व साइड मतलब नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बना रहा है तो अपन को स्टैंडर्डाइजेशन यूज करना चाहिए। ये मैंने बता ही दिया था कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो सेंसिटिव होता है आउटलायर्स के लिए, और जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो लेस सेंसिटिव होता है आउटलायर्स के लिए, ठीक है। जो नॉर्मलाइजेशन है वो रिटेन्स द शेप ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब आप इसको चाहे उसमें चेंज कर रहे हो पर उसके डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसके जो ग्राफ था वो जो हाई में बना हुआ था वही लो रेंज में बनेगा सेम टू सेम, पर जो अपनी जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसमें आपके ग्राफ में चेंज हो जाता है, ठीक है। may not be preserve the relationship between the data points, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में, जबकि ये जो प्रिजर्व करता है मतलब सुरक्षित रखता है रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा पॉइंट्स ऑन स्टैंडर्डाइजेशन। और फॉर्मूला मैंने उस टाइम पे भी बताया था, जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो क्या करता है, जिस फीचर पे अपन लगा रहे हैं उसका अक्स जो जिस पॉइंट पे लगा रहे हैं और उस फीचर्स का मिनिमम और उस फीचर्स का मैक्सिमम
ये फॉर्मूला लगेगा, और जो पॉइंट और उसका म्यू उस फीचर का, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका, ठीक है। नाउ however the choice of the using normalization or standardization will depend on your problem, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बोला है कंक्लूजन, ठीक है, ये कंक्लूजन है इसका, कि however the choice of the using normalization and standardization will depend on your problem and machine algorithm we are using, okay। There is no hard and fast rule to that tell us when to normalizes and standard your data, ठीक है? कब अपन को क्या है, कोई हार्ड रूल नहीं है और कोई फास्ट रूल नहीं है ऐसा, ठीक है। वी हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें करना है, वी कैन ऑलवेज स्टार्ट बाय फिटिंग योर मॉडल टू रो, देन नॉर्मलाइज एंड स्टैंडर्डाइजेशन डेटा एंड comparing the performance for the model, for the best model, okay, best for the best, no, not model, for best result. It is good practice of how to fit the scalar on the training data and then use to transform the testing data. Okay. This is would be avoid the data leakage during the model and testing process. Also, the scaling of the target value is the generally not required. Okay. अब मैंने क्या किया कि ऑलमोस्ट जितने भी एल्गोरिथम है उनकी एक लिस्ट बनाई, और उसमें मैंने बताया कंपेयर करके कि यदि आपने उस पर स्केलिंग किया होता, यदि आपने स्केलिंग नहीं किया तब क्या एक्यूरेसी आई होगी, और यदि आपने स्केलिंग किया होता तो अराउंड इसके आसपास है स्केलिंग, वो लाइक आपकी एक्यूरेसी आती, और उसमें स्केलिंग जरूरी है नहीं। जैसे के एन एन, सॉरी ए एन एन आपको पता है डिस्टेंस बेस एल्गोरिथम है, तो यहीं समझ जाना चाहिए आपको कि आपको स्केलिंग करना जरूरी था। तो आपको देख सकते हो कि पिक्चर विदाउट फीचर स्केलिंग जब अप्लाई किया किसी डेटा पर तो 60% एक्यूरेसी आ रही थी, पर जैसे ही अपन ने फीचर स्केलिंग किया तो वो फीचर 10% हो गई, ठीक है। और मतलब स्केलिंग क्या रिक्वायर्ड है, हाँ रिक्वायर्ड है। CNN अगेन डिस्टेंट बेस ग्रेडियंट डिसेंट बेस्ड एल्गोरिथम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि विदाउट स्केलिंग एल्गोरिथम रिड्यूस है और विथ स्केलिंग हाई है, तो यहाँ पे भी आपको स्केलिंग करनी चाहिए। फिर है KNN, ये डिस्टेंस बेस है, तो अपन को इसके ऊपर अगेन स्केलिंग करनी चाहिए। आप देख सकते हो कि विदाउट स्केलिंग ये 80% है, तो फिर विथ स्केलिंग 93% है। SVM अगेन डिस्टेंस बेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो विदाउट स्केलिंग 70% है, तो यहाँ पे विथ स्केलिंग 94 है, तो मतलब हमें स्केलिंग करनी चाहिए। PCA again same thing 0.77, then with scaling 94, K means we should be apply scaling, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करना चाहिए, हायरार्किकल क्लस्टरिंग करना चाहिए, LSTM करना चाहिए, स्केलिंग कैन RNN करना चाहिए, MLP करना चाहिए। और आप दे सकते हो डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री के लिए अपन को जरूरी नहीं है अपन स्केलिंग करें, अपन डायरेक्ट भी अपने पिक्चर्स को दे सकते हैं, ठीक है। असेंबल के लिए अपन जरूरी नहीं करें, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट के लिए कोई जरूरी नहीं है, एक्स बूस्ट के लिए कोई जरूरी नहीं है, बेगिंग बूस्ट टेक्निक के लिए कोई जरूरी नहीं है, और नेवी वाइस के लिए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये था स्केलिंग कब जरूरी है और कैसे कौन कौन सी स्केलिंग होती है, कब कौन सी स्केलिंग यूज करना चाहिए, और कौन से मॉडल पर अपनी स्केलिंग इफेक्टिव है या नहीं है, ये सारी चीजें। यदि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, और टाइप स्टेप वहाँ पे मेंशन कर देना कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये मेरे को ये चीज़ पूछना है, ठीक है। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू।